हेलो गुड मॉर्निंग। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन देख रहे थे। आज की क्लास में उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि सेल्फ वेट के कारण कितना डिफ्लेक्शन होता है किसी बॉडी में, और साथ ही साथ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी डिस्कस करेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस क्लास का थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे कि हमारे पास कोई भी बॉडी हो, ठीक, इस बॉडी पर यदि हमारा कोई लोड एक्ट कर रहा है, ठीक, यदि हमारे इस बॉडी पर कोई लोड एक्ट कर रहा है तो इस लोड के कारण कितना डिफ्लेक्शन होगा। तो डेल्टा एल मैंने बताया था पी एल बाई ए ई। यह हमारा क्या होता है, इस लोड के कारण इस बॉडी पर डिफ्लेक्शन होता है। हमारा पी क्या एक्सटर्नल लोड है, एल हमारा इस बॉडी का क्या है, लेंथ है, ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस बॉडी का, और ई जो है वो क्या है, यंग मॉडुलस है। तो इससे हम क्या करते हैं, डेल्टा एल फाइंड आउट कर लेते हैं, हमारा डिफ्लेक्शन इस बॉडी का मिल जाएगा। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि यदि हमारे पास कोई भी बॉडी पर हम लोड एक्ट नहीं कर रहे हैं, इस बॉडी पर कितना हमारा डिफ्लेक्शन होगा सेल्फ वेट के कारण। देखिए हमारा बॉडी है, ये बॉडी है, तो बॉडी का डेंसिटी होगा, तो हम डेंसिटी मान लेते हैं गामा। डेंसिटी हमारा बॉडी का क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो गामा हम क्या मान लिए, डेंसिटी। ये हमारा क्या है, गामा क्या है, डेंसिटी है इस बॉडी का। अब हम इसका सेल्फ वेट के कारण हमारा डिफ्लेक्शन निकालना है, तो हम गामा जो डेंसिटी होता है क्या होता है, उसे हम मास बाई वॉल्यूम लिखते हैं या वेट बाई वॉल्यूम भी लिखते हैं। तो गामा इक्वल टू हो जाएगा आपका वेट बाई वॉल्यूम। यहाँ से हम वेट निकालना चाहेंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर सकते हैं। तो वेट इक्वल टू आपको होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यहाँ पर क्या वॉल्यूम, ठीक। अब वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम इक्वल टू लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। इसे हम ब्रेक करते हैं तो वेट हमारा जो मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ। ओके, अब हमें इस पूरे बॉडी पर हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या चाहते हैं कि हम एक स्लाइड काट लेते हैं बीच से और इसका हम डिफ्लेक्शन निकालते हैं। तो इस डिफ्लेक्शन से हम क्या कर सकते हैं, पूरे बॉडी पर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यह हम मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है वो dx है, ठीक। अब इसके नीचे देखिए, इसका जो हमारा क्या है, बॉडी है, उसका लेंथ मान लिया x। ये पूरा लेंथ जो है वो पूरा लेंथ क्या है, l है, कैपिटल L। अब देखिए हमारा जो इस स्लाइड पर जो हमारा लोड एक्ट करेगा वो हमारा डाउनवर्ड जो बचा हुआ पोर्शन है उसके कारण एक्ट करेगा। तो इसका हम वेट निकालते हैं, तो इस बॉडी का वेट कितना हो जाएगा, तो इस बॉडी का वेट निकालेगा, हम इसे स्मॉल w मान लेते हैं, ये कैपिटल W है। ये हमारा स्मॉल, हम यहाँ क्या कि इस पोर्शन का वेट निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी इनटू एरिया। देखिए एरिया क्या है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन है, ये हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन है। तो ये हमारा हर एक पॉइंट पर यदि हम इस पॉइंट पर भी कट करते हैं तो हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन क्या मिलेगा, सब जगह सेम मिलेगा। और देखिए हमारा यहाँ का जो लेंथ है वो कितना है, एक्स है। ये हमारा जो पोर्शन का लेंथ है एक्स है, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इस पोर्शन का वेट मिल जाएगा। अब मैं देखिए यहाँ पर हमारा क्या डिफ्लेक्शन निकालना है, डिफ्लेक्शन इक्वल टू क्या होता है, P इंटू एल डिवाइड बाई ए इंटू ई। तो हमारा लोड तो एक्स्ट्रा हम लगा नहीं रहे, तो हमारा इस सेल्फ वेट निकाल आ रहा है। इस पोर्शन का वेट कितना हो जाएगा, गामा इंटू ए इंटू एक्स। तो हमारा लोड के जगह पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, और लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, तो हम इस देखिए ये स्लाइड का हम निकाल रहे हैं, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, dx। तो हम डेल्टा एल यहाँ पर निकालते हैं इस स्लाइड का, डेल्टा एल इक्वल टू लिख सकते हैं गामा इंटू ए इंटू एक्स। ये हमारा क्या हो गया, इस पोर्शन का वेट हो गया, इंटू देखिए यहाँ पर इसका हम निकाल रहे हैं डिफ्लेक्शन, तो इसका लेंथ कितना है, dx। तो dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू ई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इस पोर्शन का निकाला है, हमें पूरा बॉडी का चाहिए डिफ्लेक्शन, तो पूरे बॉडी पर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे। इसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दिए, और हमारा लोअर लिमिट हमारा यहाँ से इनिशिएट कर रहे हैं और इस पॉइंट तक जा रहे हैं, तो ये हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ तक टोटल लेंथ कितना है, l। तो हम 0 टू l क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे। अब इससे हम इंटीग्रेट करके डेल्टा एल निकाल लेंगे।
देखिए यहाँ पर जो डेंसिटी है बॉडी का पूरे बॉडी पर कांस्टेंट होगा, एरिया हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन हर एक पोर्शन पर हमारा सेम ही मिलेगा, और ई जो है यंग मॉडुलस ये भी हमारा इस बॉडी का कांस्टेंट है। तो हम जो कांस्टेंट वैल्यू से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो डेल्टा एल इक्वल टू लिख सकते हैं गामा इंटू ए डिवाइडेड बाई ए इंटू ई, इंटीग्रेशन साइन 0 टू एल एक्स डी एक्स। इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू एल गामा ए डिवाइड बाई ए इंटू ई, और इसे हम जब पुट करेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एल स्क्वायर बाई 2। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यह हमारा मिल गया डेल्टा एल। अब इसे हम अरेंज करते हैं, इसे हम लिख सकते हैं गामा इंटू एरिया इंटू एल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एल इंटू एल। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमारा टोटल वेट के बराबर है, ठीक, और डिवाइडेड बाय इसे लिख देंगे 2AE। तो गामा इंटू ए इंटू एल हमारा क्या टोटल वेट है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल वेट इंटू एल डिवाइडेड बाई 2AE। ये आपका क्या हो गया, ये डिफ्लेक्शन हो गया। तो हमें सेल्फ वेट के कारण पूरे बॉडी पे कितना डिफ्लेक्शन होगा, तो हमारा डेल्टा एल इक्वल टू मिल जाएगा कैपिटल डब्ल्यू, हमारा टोटल वेट हो गया इस बॉडी का, इंटू लेंथ डिवाइड बाई 2 इंटू AE। इसे हम यदि डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहेंगे तो डेंसिटी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एरिया दोनों सेम है, इसे क्या कर दिए कैंसिल कर देंगे तो हमें डेंसिटी के टर्म में मिल जाएगा। तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2E। डेंसिटी के टर्म में यदि डेल्टा एल लिखना चाहते हैं तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2E। और वेट के टर्म में क्या हो गया, तो वेट के टर्म में डिफ्लेक्शन हो गया हमारा W, देखिए यहाँ पे क्या है WL डिवाइड बाई 2AE है, सेम लिखेंगे वेट इंटू लेंथ डिवाइड बाई 2AE। तो ये आपका दोनों इंपोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। हम जब भी सेल्फ वेट के कारण यदि हमें डिफ्लेक्शन निकालना होगा तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी के टर्म में इसे यूज करेंगे। ये डेरिवेशन मैंने आपको समझाने के लिए बताया कैसे आ रहा है, बट एक्चुअल में हम इसे यूज करते हैं न्यूमेरिकल में, ज्यादा फार्मूला यूज करते हैं। ये तो हमारा रेक्टेंगल शेप का रहेगा तब हमारा ये डिफ्लेक्शन इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। यदि हमारा अदर शेप रहेगा तो उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उससे भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल शेप है। ट्रायंगल शेप का जब भी आपको चेन इन लेंथ निकालना होगा तब इस फार्मूला का यूज करेंगे, गामा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 6E। हमारा क्या होगा कि 1/6 टाइम क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा जब हमारा ट्रायंगल शेप रहेगा। तो यदि इसका सेल्फ वेट W हो जाएगा तो हमारा WL इसका तो क्या लिखेंगे, WL डिवाइड बाई 6 इंटू AE। आपका इसका ये ट्रायंगल शेप का डिफ्लेक्शन मिल जाएगा इससे। देखिए हमारा क्या सर्कुलर शेप है, सर्कुलर शेप पे क्या करें हम लोड लगा रहे हैं, तो इस सर्कुलर शेप पर हमारा डिफ्लेक्शन कितना आएगा, तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है, तो डेल्टा एल इक्वल टू होता है हमारे पास PL बाई AE, ये हमारा होता है। देखिए हमारा यहाँ पे लोड तो लग रहा है, लेंथ भी है, यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन कैसा है, देखिए ये हमारा सर्कुलर शेप का है, तो सर्कुलर का एरिया क्या होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया की जगह पर इसका एरिया का वैल्यू पुट करेंगे तो लिख सकते हैं हम P इंटू एल डिवाइड बाई π/4, और यहाँ पे डायमीटर क्या है स्मॉल डी मान लिए तो डी स्क्वायर हो गया इंटू E। ये 4 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 4PL डिवाइडेड बाई πd स्क्वायर इंटू E। ठीक, तो जब भी यदि सर्कुलर शेप का रहेगा, अब इसका हमको निकालना है कि कितना हमारा डिफ्लेक्शन होगा, इस फार्मूला को यूज करेंगे 4PL डिवाइड बाई πd स्क्वायर इंटू E। तो ये आपका इंपोर्टेंट हो गया, डेल्टा एल इक्वल टू हो गया आपके पास 4PL डिवाइडेड बाई πd स्क्वायर इंटू E। ये हमारा इसके लिए हो गया। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, यदि हमारे पास टेपर सर्कुलर बार होगा तो इसका हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे डायमीटर अलग अलग है, देखिए डायमीटर हर एक पोर्शन पे क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है। तो इस तरह के यदि रहेगा तो यहाँ पर जो एरिया था तो π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू ई ले रहे थे। देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर जो है, हम डी स्क्वायर रहने का क्या करेंगे, दोनों डायमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा एल यहाँ पे निकालना होगा, तो सेम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, बट डी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा आपका 4PL डिवाइडेड बाई पाई डी इंटू कैपिटल डी इंटू ई। ठीक, ये आप याद रखिए। यहाँ पे बस एरिया ही निकाले हैं, π/4 डी स्क्वायर ही है, बट डी स्क्वायर यहाँ पे वैरी कर रहा था तो दोनों डायमीटर को हम मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे स्मॉल डी का स्क्वायर ना लिखकर ये डायमीटर इंटू ये डायमीटर किए हैं। ओके, यदि इस शेप का रहेगा तो इस शेप का हम कैसे निकालेंगे डिफ्लेक्शन। तो देखिए इस तरह का यदि ट्राइपोडियल बार हमारा रहता है तो उसका हम कैसे निकालते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया कि डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है, PL/A। तो यहाँ पर हमारा लोड लगा रहे हैं P, तो हमारा जो डेल एल हो जाएगा वो क्या होगा, P इंटू एल। एल हमारा क्या हो गया, एल हमारा इस बॉडी का लेंथ हो गया, इस बार का लेंथ हो गया। अब देखिए यहाँ पे एरिया निकालना होगा। तो एरिया ट्राइपोडल का क्या होता है, तो B माइनस ए इंटू टी करते हैं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया हो गया B माइनस ए इंटू टी। ओके, और यहाँ पर यंग मॉडुलस कितना है, तो यंग मॉडुलस ई से मल्टीप्लाई करेंगे। साथ में यहाँ पर वेरिएशन हो रहा है तो इसे क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे, नेचुरल लॉग B/A। जब हम डेरिवेशन करेंगे तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा, बट डेरिवेशन का कोई जरूरत नहीं है। तो जब भी यदि हमारा ट्राइपोडल सेक्शन का होगा, यदि डिफ्लेक्शन इसका निकालना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, तो डेल्टा एल इक्वल टू PL डिवाइड बाई B माइनस ए इंटू टी, ये आपका एरिया हो गया, इंटू ई लॉग ई B/A। इसे यूज कीजिएगा, इस पर आपका डिफ्लेक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये तो आपका सेल्फ वेट हो गया, और हमारा कुछ लोड के कारण जो डिफ्लेक्शन आ रहा था वो मैंने डिस्कस कर दिया। अब देखते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। यहाँ पर देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील बार का हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हम एक्स एक्सिस में स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करें और वाई एक्सिस में स्ट्रेस को। स्ट्रेन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर दिया था। तो देखिए जीरो से हमारा ये इंक्रीज कर रहा था, कैसा बन रहा है, लीनियरली कर्व बन रहा है। तो 0 to A हमारा क्या हो गया, लीनियर कर्व हो गया। और ए पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल पॉइंट या प्रोपोर्शनल लिमिट। जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट हमारा क्या हो गया, इलास्टिक लिमिट हो गया। ये हमारा इलास्टिक पॉइंट भी से कहेंगे। तो यहाँ पर इलास्टिक क्या होता है, कोई भी बॉडी है उस बॉडी पर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कीजिएगा तो हमारा इलोंगेट होगा, और यदि हम एक्सटर्नल लोड को रिमूव करेंगे तो ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगा। उस कैपेसिटी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक, तो यहाँ पर जो बी पॉइंट तक है, इस बी पॉइंट पर यदि हम एक्सटर्नल लोड को रिमूव करेंगे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा। तो यहाँ तक हमारा जो कर्व बन रहा है, कैसा कर्व बन रहा है, लीनियरली कर्व बन रहा है। तो देखिए यदि बी हमारा इलास्टिक को अचीव करता है तो ये ऑफकोर्स इलास्टिक को अचीव करेगा, क्योंकि उसी रीजन में ए है। तो हम बताए थे हुक्स लॉ जो होता है वो हमारा इसी पॉइंट तक वैलिड होता है, विद इन इलास्टिक लिमिट। तो हुक्स लॉ में क्या था कि स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है। मीन दैट कि स्ट्रेस जो इंक्रीज करेगा एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा, और स्ट्रेन भी हमारा जो है इक्वल एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करता है। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसे जब सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है स्ट्रेस, यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई। ये जो होता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, इसे हम यंग मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। तो यहाँ से ई आप फाइंड कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, सिग्मा बाई ई। ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर दिया था। ये हमारा हुक्स लॉ को बताता है विद इन इलास्टिक लिमिट। ओके, अब देखिए इसके आगे हम जैसे जाते हैं तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, सी पॉइंट हो गया। तो सी पॉइंट को हम बोलते हैं अपर इल्ड पॉइंट। ये हमारा क्या हो गया, अपर इल्ड पॉइंट। ये हो गया लोअर इल्ड पॉइंट। तो इल्ड पॉइंट क्या होता है, तो इल्ड पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट तक हमारा इलास्टिक जो है मैक्सिमम हो सकता है। मीटर लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी हमारा क्या हो गया, इल्ड पॉइंट हो गया।
तो यहाँ पर मैक्सिमम इलास्टिसिटी हो सकता है, इसके बाद वो इलास्टिसिटी नहीं होगा। वो हमारा उसके बाद यदि हम एक्सटर्नल लोड को रिमूव करते हैं तो हमारा ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन पूरी तरह नहीं कर पाएगा। तो ये मैक्सिमम हमारे क्या हो गया, ये हमारा अपर यील्ड पॉइंट हो गया C, और D जो हो गया वो क्या हो गया, लोअर यील्ड पॉइंट। अब देखिए यहाँ से D से E की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो यह हमारा क्या हो गया, हमारा परमानेंट स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। तो इस रीजन को बोलते हैं हम परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। ये हमारा क्या हो गया, परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। तो D to E हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरह हमारा जो है वहाँ पर परफेक्टली वो शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर परमानेंट शेप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए E to F हमारा क्या हो रहा है, E to F हमारा स्ट्रेस भी इंक्रीज कर रहा है और स्ट्रेन भी इंक्रीज कर रहा है। तो हम जब माइल्ड स्टील का कंपोजिशन देखते हैं तो उसमें आयरन और कार्बन का भी कंपाउंड रहता है। तो कार्बन का जो कंपोजिशन है, इस ई पॉइंट से वो कार्बन का कंपोजिशन क्या होता है, कार्बन कंटेंट ब्रेक होना चालू होता है। तो कार्बन कंटेंट ब्रेक होगा तो उसके लिए स्ट्रेस को भी जरूरी पड़ेगा, लोड का ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कार्बन कंटेंट टूटेगा तो मैक्सिमम जितना भी कार्बन है इस पॉइंट तक सभी कार्बन कंटेंट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो E to F को बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। हमारा जो E to F हो गया उसे बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। F जो हो गया ये हमारा F पॉइंट हो गया अल्टीमेट पॉइंट, हमारा क्या हो गया, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। इसे हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट F को। यहाँ से F to G जब इंक्रीज आएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, नेकलिंग रीजन बनता है। ये हमारा नेकिंग होता है। नेकिंग क्या होता है, देखिए जैसे हमारा कोई भी बॉडी है, ठीक, माइल्ड स्टील बार है, और माइल्ड स्टील बार को हम परफेक्टली कन्वर्ट किए तो एक वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से वो वायर में कन्वर्ट हो गया, ठीक, वो मैक्सिमम हमारा परमानेंट ये हमारा शेप चेंज कर गया। अब इसके बाद हमारा यहाँ तक यदि चला जाता है, इस पॉइंट तक अचीव कर लेगा, परमानेंटली चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद यदि हम लोड अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये शेप जो होगा इस तरह से कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। तो ये जो हमारा जो कोन सब बना रहा है, ये जो हमारा कोन से दोनों साइड से हम क्या कर रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, खींच रहे हैं। इस साइड से क्या करेगा, अब वो आई को रिमूव नहीं करेगा, बीच पॉइंट में क्या होगा, कोन जैसा बना रहा है, ठीक। तो ये जो पोर्शन होता है इसी को बोलते हैं नेकिंग होना। और एक लिमिट तक ये आएगा, एक पॉइंट बनेगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कब हमारा पहुंच जाएगा, तो यहाँ तक ये नेकिंग रीजन बनेगा, ठीक। और ये जी पॉइंट पर जाकर ये पूरे तरफ पॉइंट बन जाएगा और जी पॉइंट पर जाकर वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर कर जाएगा, तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये हमारा जी कैसा हो गया, तो जी हमारा हो गया फ्रैक्चर पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये कैसा शेप बना, ट्रायंगल शेप, A to B। ये हमारा इलास्टिक हो गया, इसे बोलते हैं इलास्टिक रीजन। इसे क्या बोलेंगे, इलास्टिक रीजन। जहां तक हमारा इलास्टिक लिमिट है, इस रीजन को क्या बोलेंगे, इलास्टिक रीजन। ये हमारा देखिए यहाँ पर हमारा क्या होता है कि यहाँ पर यदि आप लोड को रिमूव कीजिएगा तो आधा हमारा ओरिजिनल पोजीशन को गेन करेगा, लेकिन कुछ पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, परमानेंटली चेंज भी हो जाएगा। तो ये हो गया इलास्टोप्लास्टिक रीजन। इसे क्या बोलते हैं, इलास्टोप्लास्टिक रीजन। इलास्टोप्लास्टिक रीजन। ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है, इसमें परमानेंट शेप हमारा चेंज हो जा रहा है, परमानेंटली हमारा चेंज हो जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। ये हमारा क्या हो गया, परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। और A to F हम क्या बताएं, तो यहाँ पर बताएं हम कि स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन हो गया। ये जो रीजन हो गया क्या हो गया, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। और ये F पॉइंट हो गया हमारा क्या हो गया, अल्टीमेट। ये हमारा जो हो गया अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट बोलते हैं। ये क्या हो गया, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। और हमारा यहाँ F से G हमारा क्या होगा, इस तरह शेप में हमारा नेकिंग होने लगेगा और G पॉइंट पर आकर क्या हो जाएगा, वो फ्रैक्चर हो जाएगा, अलग टू पार्ट में टूट जाएगा। तो इस तरह से माइल्ड स्टील का हम क्या करते हैं, कोई लोड अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उस डिफॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम जब भी यूज करते हैं, तो हम जब भी यूज करेंगे, स्ट्रेस मानेंगे, तो हम इस पॉइंट तक का ही स्ट्रेस को कंसीडर करके चलते हैं।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यदि हमें यील्ड पॉइंट पर हमारा यील्ड स्ट्रेस निकालना होगा तो यील्ड स्ट्रेस क्या हो जाएगा, तो ये हमारा यील्ड स्ट्रेस हो जाएगा, जिसको सिग्मा वाई या हम एफ वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइल्ड स्टील का कितना होता है, तो माइल्ड स्टील का हमारा यील्ड स्ट्रेस हो जाता है 250 मेगापास्कल या मेगापास्कल पर न्यूटन पर एम स्क्वायर में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा माइल्ड स्टील का कर्व हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि यदि माइल्ड स्टील नहीं रहकर हमारा यदि रहता HYSD बार, तो उस केस में क्या होता है, तो HYSD बार के केस में क्या होता है कि यील्ड स्ट्रेस हमें मिलता ही नहीं है, वहाँ पर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है यील्ड स्ट्रेस फाइंड आउट करना। तो उसके लिए हम कुछ मेथड यूज करते हैं, ऑफसेट मेथड। उस ऑफसेट मेथड से हम क्या करते हैं, यील्ड पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं, तो वहाँ से हमें यील्ड स्ट्रेस मिल जाता है। और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर HYSD बार, देखिए इस कर्व में हमारा एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस पे हमारा स्ट्रेन रिप्रेजेंट किया, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस रिप्रेजेंट किया, बट यहाँ पर एग्जैक्ट हमारा यील्ड पॉइंट हमें नहीं पता चल रहा है कि किस पॉइंट पर यील्ड पॉइंट है। तो इसके लिए हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि ऑफसेट मेथड यूज करते हैं। तो ऑफसेट मेथड में क्या करते हैं कि हम प्रूफ स्ट्रेन 0.2% लेते हैं और उसे मार्क करते हैं इस इनिशियल पोजीशन से पैरेलली, ठीक। और जिस पॉइंट पे कटेगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रूफ स्ट्रेस बोलेंगे या यील्ड पॉइंट वो हमारा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम 0.2% हम मान लेते हैं कि ये है, और इस पर हम क्या करेंगे, पैरेलली हम इसे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करते हुए ये हमारा पैरेलली जा रहा और ये हमारा इस पॉइंट को कट किया, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, यील्ड पॉइंट हो गया। तो यहाँ से हम क्या मिल जाएगा, इस स्ट्रेस कर्व का, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का हमारा यील्ड स्ट्रेस मिल जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया यील्ड स्ट्रेस। इस तरह से हम ये हमारा यील्ड स्ट्रेस हो गया, और इस पॉइंट पर जो हमारा स्ट्रेन मिलेगा इसे बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेन। तो हमारे हो गया प्रूफ स्ट्रेन और ये हो गया हमारा प्रूफ स्ट्रेस। ये कितना हम लिए हैं, तो हम 0.2% लिए हैं। ऑफसेट मेथड कितना लिए, 0.2%। ओके, तो इस मेथड ये हमारा क्या हो गया, ऑफसेट मेथड। ऑफसेट मेथड यूज करके हम क्या करते हैं, HYSD बार में यील्ड पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं।